चलो पे देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक छोटा सा अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। बहुत ही सिंपल सा रहेगा, ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। उस टॉपिक का जो नाम रहेगा वो आपका होगा चित्रकला। चित्रकला का जो पॉइंट है अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर चित्रकला का क्या योगदान रहा था, ये वगैरह वगैरह सारी चीज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन होती है, उसकी जो परिभाषा होती है, उससे अपने को वाकिफ होना चाहिए कि इसकी ये परिभाषा क्यों रखी गई। तो देखो, चित्रकला को चित्रकला क्यों कहते हैं? सिंपल सा, बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना। ऐसा कहते हैं कि आपके जो मन, आपका मन होता है, इस मन के जो भाव होते हैं, इन मन के भावों को किसी भी प्रकार की कोई वस्तु होती है, उस वस्तु के ऊपर अगर क्या कर दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि क्या कर दिया जाता है, उकेर दिया जाता है, तो ध्यान रखना, उसको आपका क्या कहा जाता है, चित्रकला कहते हैं। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिएगा, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के अंदर 100% चित्र बनाए हैं। जैसे देखो, सबसे पहले अपन स्कूल में गए, तो स्कूल में गए थे तो अपने को एक क्या दी गई थी, एक स्लेट दी गई थी, और एक क्या दिया गया, स्लेट पेन दिया गया। अपन जो ही स्कूल के अंदर गए, कक्षा में बैठे, अपने जो अध्यापक थे, अपनी अध्यापिका थी, उन्होंने अपने को बताया। जैसे अध्यापक थे, उन्होंने अपने को क्या डाल के दिया, कै डाल के दिया, या फिर क्या कह सकते हैं कि ए डाल के दिया, या फिर क्या कह सकते हैं कि ए डाल के दिया, ठीक है। लेकिन अपन ने इस चीज को कोई महत्व नहीं दिया। क्योंकि इसको महत्व नहीं दिया, अपन ने स्लेट को साफ किया, और स्लेट को साफ करने के बाद में इसके ऊपर अपने मन के जो भाव थे, उन भावों को क्या किया, अंकित किया। और अपने मन के भाव क्या थे, आपने क्या किया, इस प्रकार से किया होगा, ठीक है। क्योंकि इस समय आपके जो मन के भाव थे, मन की जो फीलिंग्स थी, वह क्लियर नहीं थी। क्या नहीं थी, क्लियर नहीं थी। उसके बाद में आप थोड़े और आगे गए, 6ठी 7वीं की अगर बात करते हैं, तो उसके बाद में आपने अपनी कॉपी है, उस कॉपी के पन्ने के ऊपर आपने निश्चित रूप से एक छोटा सा इस प्रकार का पेड़ बनाया होगा, ठीक है। पेड़ के इधर बहुत बड़े इस प्रकार से आपने पर्वत वगैरह बनाए होंगे। यहां से ध्यान रखना, सूर्य को निकलता हुआ दिखाया गया। अब यानी कि आपके जो भाव थे, आपकी जो फीलिंग्स थी, उनमें क्या आने लगी थी, क्लियरिटी आने लगी। आप बात को समझने लगे थे, भावों को प्रकट करना सीख गए थे। अगर आपने देखिएगा, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने मन के भाव होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की वस्तु के ऊपर अगर अंकित कर देता है, तो वह क्या कहलाती है, आपकी चित्रकला कहलाती है, पेंटिंग कहलाती है। तो आपने भी ऐसा किया है, तो आप भी कभी न कभी एक क्या रहे हो, चित्रकार रहे। ये आपकी चित्रकला की क्या होगी, परिभाषा होगी। अब देखो दूसरी चीज एक और देखो, अगर इसके बाद में दूसरी अगर बात करते हैं अपन, तो ध्यान रखना, इन्हीं भावों को अगर व्यक्ति या मनुष्य अलग अलग चीजों के ऊपर अंकित कर देता है, तो वो क्या चीजें होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कपड़े के ऊपर, किसके ऊपर, वस्त्र कह सकते हैं, या आपका जो कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर अपने मन के भाव उकेर देता है, अंकित कर देता है, या फिर कह देते हैं कि अपना जो कागज है, उस कागज के ऊपर मन के भाव अंकित कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी, इस लकड़ी के ऊपर मन के भाव क्या कर देता है, अंकित कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर अपने मन के भाव अंकित कर देता है। अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति कपड़े के ऊपर अपने मन के जो भाव है, उन भावों को अगर चित्रित करता है, तो ध्यान रखना, उनको क्या कहते हैं, आपके पटचित्र कहते हैं, कपड़े पे बने हुए चित्रों को। इसकी दो कैटेगरी आप लोग याद रखना। एक कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं आपकी क्या, पिछवाई कहा जाता है, और ध्यान रखना, एक जो कैटेगरी अपन मान सकते हैं, उसको आपका क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं, ठीक है। इधर चलिएगा, कागज के ऊपर अगर चित्र बनाते हैं, तो ध्यान रखना, उनको आपका क्या कहते हैं, पाने कहते हैं। क्या कहा जाता है, पाने कहते हैं। पाने के साथ में यहां पर अपन एक चीज को और ज्वाइंट करके चलेंगे, क्या चलेंगे, पाना। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग देखते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर अगर आप कोई भी चित्र अपना अंकित करते हो, मन के भाव अंकित करते हो, तो ध्यान रखना, उसको आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, कास्ट चित्र कह सकते हो। जैसे आपका एक होता है क्या, कावड़ होता है, क्या होता है, कावड़। इसके अलावा दीवार देखिएगा, दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, उनको आप लोग अगर चाहो तो क्या कह सकते हो, भित्ति चित्र भी कह सकते हो, भित्ति चित्र। अब देखो, दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से चित्र आते हैं आपके। जैसे एक आप कह सकते हो कि क्या आता है, सांची, सांची का चित्र आता है। ध्यान रखना, सांची की एक दूसरी टाइप होती है, जिसको क्या कहते हैं, सांझा कोट कहते हैं। क्या कहा जाता है,
सांझा कोट कहते हैं। इसके अलावा भी दीवार के ऊपर कई प्रकार की और चीजें बनाई जाती है। अगर अपन बात करें शरीर की, बात करें बॉडी की, बात करते हैं तो ध्यान रखना शरीर के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको आपका क्या कहा जाता है? गोदना कहा जाता है, गोदना। अब एक एक चीज को आराम से अपन क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले देखिएगा, पिछवाई एक किसका प्रकार है? एक चित्रकला का प्रकार है। किसके ऊपर बनाया जाता है? कपड़े के ऊपर। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? इसमें देखिएगा, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसे रंग का कपड़ा होता है? आपके पीले रंग का कपड़ा होता है। और उस कपड़े के ऊपर ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है पीले रंग के कपड़े के ऊपर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? पिछवाई कहते हैं। ध्यान रखना, पिछवाई अपने नाथ द्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। जिस प्रकार से आगे एक और देखिएगा, अगर बात करें अपन की फड़ किसको कहते हैं तो ध्यान रखना, फड़ के अंदर निश्चित होता है 30 फीट लंबा एक कपड़ा होता है और 5 फीट चौड़ा होता है। ध्यान रखना, 30 फीट क्या होता है? लंबा होता है और 5 फीट क्या होता है? चौड़ा होता है। कपड़े का रंग कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस कपड़े के ऊपर ध्यान रखना किसी लोक देवता और आपका जो लोक नायक है, इनकी जो जीवनी होती है उस जीवनी का क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है। ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, जीवनी लिखी नहीं जाती है बल्कि जीवनी का क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका फड़ कहते हैं। दो चीजें यहां पे और याद रखनी है आप लोगों को। देखिएगा, जिस प्रकार से आपकी फड़ पुरानी हो जाती है तो उसको पुष्कर झील के अंदर क्या कर दिया जाता है? विसर्जित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है फड़ को ठंडा करना। और आपकी जो पिछवाई होती है, ये पिछवाई अगर पुरानी हो जाती है तो ध्यान रखना, इसको आपका राजसमंद झील है, उस राजसमंद झील के अंदर क्या कर दिया जाता है? विसर्जित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो ये दोनों की अलग अलग क्या है? अलग अलग बातें। अब चलिएगा आप इस पे आइएगा, कागज की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, कागज के ऊपर, छोटे छोटे कागज के ऊपर देवी और देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, किसके? देवी कह सकते हैं या फिर क्या? देवता। इनके जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। और अपने राजस्थान के अंदर सबसे प्रसिद्ध पाने माने जाते हैं वह श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध माने जाते हैं, राजसमंद श्रीनाथ जी, ठीक है। ये देखिएगा, ये इससे मिलता जुलता है और कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, पना क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं यहां बता देता हूं, आप लोग यहां देखिएगा, ठीक है। एक होता उसको कहते हैं आपका फ्रेस्को, सेको कहते हैं। और एक ध्यान रखना, एक क्या होता आपका फ्रेस्को बोनो होता है, फ्रेस्को बोना। दोनों को अलग अलग याद रखना है। देखिएगा, ताजा प्लास्टर की हुई, बिल्कुल एकदम, यानी कि ताजा अभी अभी किया है, नम कह सकते हैं। ताजा प्लास्टर की हुई नम जो दीवार होती है, नम जो भीति होती है, उस भीति के ऊपर जो चित्रण किया जाता है उस चित्रण को क्या कहते हैं? फ्रेस्को बोनो कहते हैं। और ध्यान रखना, सूखी दीवार के ऊपर चित्रण किया जाता है उसको आपका क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको कहते हैं। दोनों एग्जाम के अंदर पूछ लिए गए, दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिएगा, नम दीवार के ऊपर या अभी अभी ताजा प्लास्टर की हुई दीवार के ऊपर जो चित्रण किया जाता है उस चित्रण को आपका क्या कहते हैं? फ्रेस्को बोनो कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, सूखी दीवार के ऊपर जो चित्रण किया जाता है उसको आपका क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको कहते हैं। अब ये है ना, देखो आपका ये जो सेको, ये फ्रेस्को है, इसको ध्यान रखना, आपका शेखावाटी के अंदर क्या कहा जाता है? पना कहा जाता है। ये आपको ये जो आपका ये जो पद्धति है फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बोनो पद्धति है, इसको ध्यान रखना। और क्या कहा जाता है? आपका आराइस कहते हैं। आराइस के अलावा ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? आपका आला गीला कहते हैं। एक इसका स्पेशल नाम और मिलता है, उसको आप लोग 100% याद रखोगे, वो इसका नाम मिलता है, इसे कहते हैं मोरा कसी कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? मोरा कसी। ध्यान रखना, 3 नाम है, आराइस है, आला गीला है, मोरा कसी। मोरा कसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज है, इस चीज को आपका शेखावाटी में क्या कहते हैं? पना कहते हैं। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये एग्जाम के अंदर भी 1-2 बार पूछ लिया गया कि पना क्या होता है, तो शेखावाटी के अंदर ही आपका आला गीला होता है, उसको आपका क्या कहा जाता है?
पणा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ये दोनों चीज हो गई, ये इधर होगा, ये इधर होगा। अब ये देखिएगा, अब बात करते हैं अपन कावड़ की। तो ध्यान रखना, कावड़ होता है, ये क्या होता है? कावड़ के बारे में ऐसे कहा जाता है कि लकड़ी की बनी एक मंदिर नुमा आकृति होती है। लकड़ी की बनी मंदिर नुमा क्या होती है? आकृति होती है, और उसके अंदर अनेक क्या होते हैं? कपाट होते हैं। कपाट अपन समझे, कपाट होते, कपाट यानी कि किवाड़ होते हैं, और उनके ऊपर ध्यान रखना देवी और देवता होते हैं, उनका चित्रण किया जाता है। यह पौराणिक कथाओं का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। ठीक है ना? कावड़िया भाट होता है, वह कावड़िया भाट कावड़ का क्या करता है? वाचन करता है। इसके हाथ में मोर का पंख होता है, वह उसका वाचन करता जाता है, मोर के पंख से उसको आगे क्या करता जाता है? खिसकाता जाता है। तो ध्यान रखना, लकड़ी का सितर क्या कहला गया? कावड़ हो गया। नेक्स्ट देखो, इसकी बात करते हैं, सांची की बात करते हैं। ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से आपकी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। जो कंवारी कन्याएं होती हैं, कंवारी लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। और ये ध्यान रखना, आपकी सफेद कलर से पुती हुई जो दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर गोबर से और कहते हैं कि पार्वती माता का चित्र बनाया जाता है। किसका? पार्वती माता को। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सांची है, उस सांची को पार्वती माता का प्रतीक मानकर कंवारी कन्याएं श्राद्ध दिनों के अंदर इसकी पूजा करती है। और पूजा क्यों करती है? एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए क्या करती है? पूजा करती है। तो ये ध्यान रखना, दीवार के ऊपर आपका क्या हो गया? सांची हो गया। इसको देखिएगा, सांझा कोट इसी का पार्ट है। लास्ट 5 दिन के अंदर बड़ी बड़ी जो सांचियां बनाई जाती है, उन बड़ी बड़ी सांचियों को आपका क्या कहा जाता है? उनको सांझा कोट के नाम से जाना जाता है। एक और देखो, अगर दीवार की बात करें तो एक होता मांडना। क्या होता है? मांडना। मांडना का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, वह होता है अलंकरण करना, सजाना। इसलिए कहा जाता है घर का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे के दोनों तरफ की जो चौखट होती है, अपने घर का जो चौक होता है, अपने घर का जो पनघट यानी कि पानी रखने का स्थान होता है, उन स्थानों को सजाने के लिए ध्यान रखना किसका प्रयोग किया जाता है? मांडना का प्रयोग किया जाता है। एक और ध्यान रख, ये भी दीवार के ऊपर होता है। एक दीवार के ऊपर और देखिएगा, एक दीवार के ऊपर होता है, उसको कहते हैं थापा। अपना हाथ होता है, इस हाथ को किसी भी कलर के अंदर रंग करके, यो डबो करके, यो लगा करके, अगर दीवार के ऊपर ऐसे हाथ के निशान बनाए जाते हैं, अंगुलियों के निशान बनाए जाते हैं, उसको आपका क्या कहा जाता है? आपका थापा कहा जाता है। तो ये सारे की सारी जो टाइप है, ये टाइप ध्यान रखना है, ये मन के भाव है। अलग अलग चीजों के ऊपर इनको क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। और जब ये अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं, तो अलग अलग नामों से इनको क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। अब बात कर लेते हैं शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। अब बॉडी वाला भाग देखिएगा, चलो देखो, इसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि शरीर के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको गोदना कहते हैं। पहले इसकी सिंपल सी परिभाषा देख लो, ठीक है ना? ये ज्यादातर आपकी जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके अंदर इसका प्रचलन होता है। इसमें होता क्या है? देखो, अपना शरीर होता है, अपनी बॉडी होती है, उसके किसी भी भाग के ऊपर आपका तेज धार वाला जो औजार होता है, उस औजार से ध्यान रखना शरीर के ऊपर की, जैसे यहां अपने को टैटू बनाते हैं, ठीक है? तो जैसे ये बहुत धारदार है, तीखा, आगे से चमड़ी को ऊपर से उसको क्या कर लेते हैं? खोद लेते हैं, कुतेर लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर ध्यान रखना आपका काले रंग का या काला क्या भर दिया जाता है? कलर भर दिया जाता है। उससे जो निशान बनता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका गोदना का। खास करके आदिवासी लोगों के अंदर पाया जाता है। कहते हैं कि अपने शरीर के ऊपर अलंकरण करने के लिए इस प्रकार के ये टैटू वगैरह बनवाया करते थे। अब एक चीज और देखिएगा, अगली चीज बता रहा हूं, उसको आप पक्का याद रखना है, ठीक है? वो इससे मिलती जुलती है, लेकिन होती क्या है? देखिएगा, क्या कहते हैं? गोड़लिया। क्या होता है? गोड़लिया। ये गोड़लिया क्या होता है? तो ध्यान रखना, गोड़लिया किसको कहा जाता है? पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके शरीर के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, और ध्यान रखना जो दाग बनाए जाते हैं, निशान बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता? आपका गोड़लिया कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आएंगी, देखो क्या क्या आता है। जैसे मान लेते हैं कि पशुओं के शरीर के ऊपर जो निशान बनाए जाते थे,
लोहे का गर्म सरिया कर लिया जाता था, लोहे की राड को गर्म कर लिया जाता था, मिट्टी की धोकनी होती थी उसको गर्म कर लिया जाता था। जैसे मान लेते हैं ये ऊंट है, ठीक है, ये ऊंट का जो पीछे वाला पांव है, ये पीछे वाला पांव है। अब इसके यहां पर अगर आपको क्या बनाना, कोई त्रिशूल का आकार बनाना है, तो ध्यान रखना इस प्रकार का लोहे का एक त्रिशूल का आकार लिया जाता था, उसको गर्म किया जाता था। गर्म करने के बाद में ध्यान रखना शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर ऐसे चिपकाया जाता था। अब मैं दो चीजें बता रहा हूं, दोनों का ध्यान रखना। लोहे की रोड को गर्म किया, गर्म करने के बाद में बॉडी के ऊपर लगाया। ये जो प्रक्रिया ना, लोहे की रोड को गर्म करना, बॉडी के ऊपर चिपकाना, ये जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कहते हैं अटेरना। क्या कहा जाता है? अटेरना। अटेरना के बाद में ये सूख कर जो निशान बनता है, उस निशान को क्या कहा जाता है? गोड़लिया कहा जाता है। दो चीजें याद रखना, मानव शरीर के ऊपर जो निशान बनाए जाते हैं उसको टैटू को क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। पशुओं के शरीर के ऊपर जो निशान बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? गोड़लिया कहा जाता है। तो ये क्या था आपका? ये चित्रकला की एक पृष्ठभूमि थी। ध्यान रखना, अभी पृष्ठभूमि और बाकी है, ध्यान रखना। इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग चीजें थी, वो अलग अलग चीजें बताई है। अब दूसरी चीज देखो, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, अब मेन चीजें देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपने भारत के अंदर आपकी जो चित्रकला है, इस चित्रकला का जो जनक माना जाता है, ध्यान रखना, वह किसको माना जाता है? रवि वर्मा को मानते हैं। किसको माना जाता है भाई? रवि वर्मा को। ध्यान रखना, भारत में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? रवि वर्मा को। ठीक उसी प्रकार से अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो ध्यान रखना, अपने राजस्थान के अंदर जो चित्रकला है, उस चित्रकला का जो जनक माना जाता है वह मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके उपरांत एक कंसेप्ट और देखो, एक कंसेप्ट ये कहते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आपकी जो आधुनिक चित्रकला है, इस आधुनिक चित्रकला का जो जनक माना जाता है वह, ध्यान रखना, कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। और आपके कुंदन लाल मिस्त्री थे, ये उदयपुर जिले के बताए जाते हैं। कहां के थे? उदयपुर जिले के। इसके बाद देखो दूसरी बात, तीन चीजें मैंने आपको बताई है, तीनों जनक से संबंधित है, ठीक है। भारत में चित्रकला का जनक कौन हो गया? रवि वर्मा। राजस्थान के अंदर चित्रकला का जनक कौन हो गया? महाराणा कुंभा। राजस्थान के अंदर आधुनिक चित्रकला का जनक कौन हो गया? आपका कुंदन लाल मिस्त्री। ये तीन चीजें। उसके बाद देखो, उसके बाद में ये कहा जाता है कि अपने राजस्थान के अंदर जो आपकी चित्रकला है, उस चित्रकला के प्राचीनतम, ध्यान रखना, प्राचीनतम ही सर्वप्रथम होता है, आदि होता है, पुराना होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर चित्रकला के सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है, या कह सकते हैं कि अवशेष हैं, या कह सकते हैं कि जो साक्ष्य हैं, वह साक्ष्य कहां से मिले? तीन चार चीजें हैं, तीनों का ध्यान रखना। अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले, तो ध्यान रखना, एक मिले थे आपके आलनिया के अलावा एक मिले थे आपके दर्रा। ये दोनों स्थान आपके कहां पड़ते हैं? कोटा के अंदर पड़ते हैं। दर्रा का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जो स्थान है उसका नाम है दर पड़ता आपका भरतपुर में। दर एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, दर्रा एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, दर से प्राप्त हुए। इसके अलावा और अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक आता है आपका बेराट विराटनगर, आपका कहां पड़ता है? जयपुर, यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर और बात करें तो नंबर 4 आता है काली सिंध घाटी है झालावाड़, यहां से चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे। इसके अलावा अगर और बात करें तो ध्यान रखना, आपके 5 नंबर की बात करते हैं अमरेश्वर, और एक स्थान का नाम है सालेश्वर। ये दोनों ही आपके प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ते हैं? सवाई माधोपुर। इसके अलावा अगर और बात करते हैं 6 नंबर की अगर बात करें तो ध्यान रखना, गरदड़ा प्रेजेंट टाइम में बूंदी जिले में पड़ता है। लेकिन इसकी एक स्पेशल बात है गरदड़ा के बारे में कहा जाता है कि यहां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उन चित्रों के बारे में, गरदड़ा की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, गरदड़ा से जो चित्र प्राप्त हुए उनको कहा जाता आपका बर्ड
राइडर रॉक पेंटिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, जिसका मतलब होता है पक्षी पर सवार मानव। क्या है? पक्षी पर सवार मानव। ये ऐसे स्थान है अपने राजस्थान में, ध्यान रखना, ये मेन स्थान है, और भी छोटे मोटे आपको कई मिलेंगे, लेकिन ये मेन स्थान है जहां से कहते हैं कि आपके किसके प्रमाण प्राप्त हुए? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम या प्राचीनतम आपके चित्रकला के जो प्रमाण थे वह यहां से प्राप्त हुए थे। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उन चित्रों को क्या कहा जाता है? आपका गुहा चित्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? गुहा चित्र कहते हैं। या फिर ध्यान रखें, अभी इनको गुहा चित्र क्यों कहा जाता है उसके पीछे एक रीजन है। देखिएगा, ये सारे के सारे जो स्थान है, ये बात आज से बहुत कई वर्षों पहले की बताया जाता है। कई कहते हैं कि 50,000 साल पहले की बात है। ये जितने भी स्थान हैं, इन स्थान के ये जितने भी स्थान है, यहां पर कहते हैं कि गुफाओं के अंदर कौन निवास करता था? मानव निवास करता था। और मानव गुफाओं में रहता था। अपने मन की जो फीलिंग्स थी, अपने मन के जो भाव थे, उन भावों को कहते हैं कि गुफाओं की जो दीवारें थी, उन दीवारों के ऊपर क्या कर दिया करता था? अंकित कर दिया करता था। ठीक है, इस प्रकार से ये चित्र प्राप्त हुए, गुहा से, गुफाओं से मिले, इस कारण क्या कहते हैं? गुहा चित्र कहते हैं। गुहा का मतलब गुफा होता है। ठीक है, अब देखिएगा, आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, छठी, सातवीं, आठवीं की बुक्स में पहले आते थे, आजकल तो नहीं आते हैं, इस प्रकार के चित्र आते थे। ठीक है, ये बना दिया इधर, ये बना दिया इधर, ये इधर हो गया, फिर ऐसे करने के बाद में यूं कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये कोई क्या है? जानवर है। ठीक है, कोई पशु है, और फिर इसके ऊपर किस प्रकार से दर्शाया गया? इसके इस प्रकार से दर्शाया गया, यानी कि किसी हथियार से मनुष्य के द्वारा आपके पशुओं का क्या किया जाता था? शिकार किया जाता था। तो उसके मन के अंदर जो शिकार के भाव थे कि मैं इस प्रकार से शिकार करता हूं, उन सारे के सारे चित्रों को वह क्या करता था? अपनी गुफा के अंदर आता था, आकर के इनकी दीवारों के ऊपर उकेर दिया करता था। इसका ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? गुहा चित्र कहा जाता है, गुफा चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अगर और बात करें तो एक चीज का ध्यान रखना, इन चित्रों को एक नाम से और पुकारा जाता है। ये जो सारे के सारे चित्र गुफा चित्र, इनको आकार चित्र भी कहते हैं। कौन से चित्र कहा जाता है? आकार चित्र के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान के ऐसे स्थान है जहां से आपके क्या प्राप्त हुए थे? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए थे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, राजस्थान के अंदर चित्रकला के प्राचीनतम जो प्रमाण प्राप्त हुए, उसके अंदर एक स्थान है आपका आलनिया, एक है दर्रा। दोनों स्थान कहां पड़ते हैं? आपके कोटा के अंदर पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है दर कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। इसके अलावा बेराट आता है, बेराट को विराटनगर भी कहते हैं, सभ्यता में बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, और ये जयपुर में पड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखना, काली सिंध घाटी वह आपकी झालावाड़ में पड़ती है। आपने सुना होगा काली सिंध और आहू नदियों के संगम को कहते हैं सामेल जी का संगम, जिसके ऊपर आपका गागरोन का किला बना हुआ। नेक्स्ट देखिएगा आगे, इसके बाद में आता है अमरेश्वर और सालेश्वर, दोनों कहां पड़ते हैं? आपके सवाई माधोपुर में पड़ते हैं। फिर आता है आपका गरदड़ा, द मोस्ट, ठीक है, इसे याद रखना है कि यहां से गरदड़ा से आपके बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब होता है पक्षी के ऊपर सवार मानव। ऐसे चित्र आपके कहां से मिले? बूंदी से मिले। सारे के सारे चित्र क्या कहलाते? गुहा चित्र कहलाते, गुफा चित्र कहलाते। अब एक चीज और देखिएगा, ये सारे के सारे चित्र हैं जितने भी यहां से ऑल ओवर, इन चित्रों की खोज थी वह ध्यान रखना आपकी कब की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई। 1953 ईस्वी के अंदर इनकी खोज करने वाला जो व्यक्ति था, ये पूरे के पूरे चित्र, ठीक है ना, ये जितने भी पूरे के पूरे चित्र इनकी देखिएगा, जैसे बात करते हैं आपकी गरदड़ा की बात करते हैं, आकार, ये अमरेश्वर, सालेश्वर, इनकी सारे के सारे चित्रों की खोज थी वह 1953 के अंदर इनकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यही कंसेप्ट मैं आपको आगे दोबारा बताता हूं, सुनो देखो अब आगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, देखिएगा ये तो अपनी बात हुई कि राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के अंदर आपकी जो चित्रकला है, उस चित्रकला के जो प्राचीनतम ग्रंथ है, वह ग्रंथ आपके कहां से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना, आपका जैसलमेर है, उस जैसलमेर के जो भंडार हैं, उन भंडारों से इनकी ये क्या हुए? जैसलमेर के भंडार से या भंडारों से आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली के प्राचीनतम क्या मिले हैं? ग्रंथ मिले हैं। दो ग्रंथ हैं,
दोनों ग्रंथों के आप लोगों को नाम याद रखने। देखिएगा, एक ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो उसका नाम बताया जाता है आपका औघ निरुक्ति वर्ती। ठीक है। दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम बताया जाता है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। ये दो ग्रंथ हैं, ये अपनी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं, जैसलमेर के भंडारों से प्राप्त हुए हैं, और ये कब के बताए जाते हैं? ये 1060 ईस्वी के बताए जाते हैं। कब के हैं? 1060 ईस्वी के बताए जाते हैं। इसके अलावा देखो, ये दोनों ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ हैं, इनके बारे में कहा जाता है, इन दोनों ही ग्रंथों को आपकी भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला है, उस भारतीय चित्रकला का और क्या कहा जाता है? दीप स्तंभ कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, दीप स्तंभ वाली। इसका मतलब, और ये दोनों ग्रंथ आज देखिए प्राप्त कहां से हुए? जैसलमेर के भंडारों से। आज भी कहां सुरक्षित है? जैसलमेर के भंडारों में सुरक्षित बताए जाते हैं। और इनको क्या कहते हैं? आपकी भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है? दीप स्तंभ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये आज भी अपनी भारतीय चित्रकला है उसको प्रभावित करते हैं। इसका इनको क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। तो ये इसकी एक छोटी सी क्या थी? भूमिका थी। इसके अलावा और देखिएगा, दो तीन बातें और करते हैं अपन। इसके बाद में अगर और बात करें तो देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि अपनी राजस्थानी चित्रकला है उसकी विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से उसका विकास माना जाता है। वह विकास आपका माना जाता है 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर अपने को कोई पूछता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का विशुद्ध रूप से विकास कब हुआ, तो ध्यान रखना कब हुआ था? 1500 ईस्वी के आसपास। उसके बाद में एक विद्वान का नाम याद रखना आप लोग, जिसका नाम बताया जाता है आपका कार्ले खांडल वाला। कार्ले खांडल वाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग है, उसका जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वह आपका बताया जाता है, कौन सी सदी बताया जाता है? 17वीं सदी बताया जाता है। इसके अलावा कहते हैं राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला की जो जन्म भूमि मानी जाती है, यानी जहां से राजस्थानी चित्रकला शैली की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ, वो बताया जाता है मेदपाट। मेदपाट, मेदपाट मेवाड़ का ही प्राचीन नाम बताया जाता है। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि बप्पा रावल था, उसने अपने दुश्मनों को इतना मारा कि उनकी जो मेद थी, उनकी जो चर्बी थी, उससे वह पूरी की पूरी जमीन गीली हो गई। उसका नाम क्या रख दिया गया था? आपका मेदपाट रख दिया गया था। तो ये तीन चीजें हैं देखिएगा, यानी कि राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ विशुद्ध रूप से 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला शैली का गोल्डन पीरियड स्वर्णकाल माना जाता है 17वीं शताब्दी माना जाता है। किसके अनुसार? कार्ले खंडेलवाला के अनुसार। इसके अलावा ध्यान रखना, जन्म भूमि मानी जाती है, किसको मानते हैं? मेदपाट। एक और देखना, ऐसा कहते हैं आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली है, राजस्थानी चित्रकला शैली है, उसके ऊपर आपकी जैन शैली का भी प्रभाव था। जैन शैली के अलावा ध्यान रखना, आपकी जो गुजराती शैली है, उस गुजराती शैली का भी प्रभाव था। गुजराती शैली के अलावा ध्यान रखना, आपकी जो अपभ्रंश शैली है, उस अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। उसके बाद में ध्यान रखना, आगे चलते हैं तो आपकी मुगल शैली का भी क्या पड़ने लगा था? मुगलिया शैली का भी प्रभाव पड़ने लगा था। ये 3-4 चीजें हैं, जिसमें से आपके सबसे अच्छी जो चीज है वो ध्यान रखना, आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कब माना जाता है? 17वीं शताब्दी को माना जाता है। कौन सी शताब्दी को माना जाता है? 17वीं शताब्दी को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो अपनी जो राजस्थानी चित्रकला है, उस राजस्थानी चित्रकला को कई विद्वानों के द्वारा कई नामों से पुकारा गया है। अब देख, किस विद्वान के द्वारा किस नाम से पुकारा गया? कहने का मतलब है कि अपनी जो राजस्थान है, इस राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला को भिन्न भिन्न जो विद्वान है उनके द्वारा अलग अलग क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए। तो ध्यान रखना, कौन सा ऐसा विद्वान है जिस विद्वान ने इसको कैसे कैसे नाम दिए। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक विद्वान आते जिनका नाम बताया जाता आपका आनंद कुमार स्वामी।
एक तो हो गए आनंद कुमार स्वामी, एक ध्यान रखना आनंद कुमार स्वामी के ही मत का समर्थन करने वाले एक विद्वान और हैं जिनका नाम बताया जाता है ओसी गांगुली। ओसी गांगुली हो गए। एक ओसी गांगुली और स्वामी, इन दोनों के सिद्धांत का समर्थन करने वाला एक विद्वान और है जिसका नाम बताया जाता है हेवेल। ये जो तीनों थे, इन तीनों के द्वारा अपने राजस्थान की जो चित्रकला है, उस चित्रकला को जो नाम दिया गया वह ध्यान रखना, नाम दिया गया था आपका राजपूत चित्रकला। तो ध्यान रखना है क्या नाम दिया गया, राजपूत चित्रकला। ये इन तीनों का सिद्धांत है। उसके बाद में देखिएगा दूसरे मत की बात करते हैं, तो दूसरे जो विद्वान आते हैं उनका नाम माना जाता आपका W.H. ब्राउन। W.H. ब्राउन थे, इनके द्वारा अपनी राजस्थान की जो चित्रकला है उसको जो नाम दिया गया वह दिया गया था आपकी राजपूत कला। क्या दिया गया, राजपूत कला। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरे सिद्धांत की अगर बात करते हैं, तीसरे विद्वान की बात करते हैं, तो ध्यान रखना एक विद्वान आते, उनका नाम है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास थे, इनके द्वारा राजस्थान की चित्रकला है उसको जो नाम दिया गया था वह दिया गया था राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला। इसके बाद में एक विद्वान और है और उनका जो नाम माना जाता है वह बताया जाता आपका एनसी मेहता। एनसी मेहता थे, इनके द्वारा राजस्थान की चित्रकला को कहा गया था आपका हिंदू शैली। क्या कहा गया, हिंदू शैली। तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से आपके चार सिद्धांत हैं, चार विद्वानों के मत हैं, जिसमें एक आपके कौन है, आनंद कुमार स्वामी है। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी के साथ में आपके कौन है, ओसी गांगुली है। इसके अलावा आपके कौन है, हेवेल है। इन तीनों के द्वारा राजस्थानी जो चित्रकला है उसको जो नाम दिया गया वह क्या दिया गया था आपका राजपूत चित्रकला कहा गया। इसके अलावा ध्यान रखना W.H. ब्राउन है। W.H. ब्राउन के द्वारा राजस्थानी चित्रकला को जो नाम दिया गया वह क्या नाम दिया गया था, राजपूत कला नाम दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वह ध्यान रखना किसका सिद्धांत माना जाता है, आपके राय कृष्णदास का। यानी राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम देने वाला जो विद्वान था उस विद्वान का नाम क्या बताया जाता, आपका राय कृष्णदास बताया जाता है। वैसे चारों के चारों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, राय कृष्णदास। क्यों हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले यह आपके राय कृष्णदास के द्वारा ही राजस्थानी चित्रकला शैली को क्या कहा गया था, राजस्थानी चित्रकला शैली कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी चीज और देखिएगा। दूसरी चीज की अगर अपन बात करते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है कि अपने राजस्थानी चित्रकला, इस राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम पहली बार जो वैज्ञानिक विभाजन था, वैज्ञानिक विभाजन, ये वैज्ञानिक विभाजन करने वाला जो विद्वान था उस विद्वान का नाम बताया जाता आपका आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 ईस्वी के अंदर ध्यान रखना एक ग्रंथ लिखा गया, एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम बताया जाता है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। इस राजपूत पेंटिंग के अंदर सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली है उसका कैसा विभाजन किया गया था, वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। वैज्ञानिक विभाजन का मतलब होता है एक तरह से इसको व्यवस्थित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। अब देखिएगा आनंद कुमार स्वामी थे, उनके द्वारा ऐसे कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला शैली है उसको कितने भागों में बांट दिया गया था, उसको 4 स्कूल के अंदर क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। कितने स्कूलों में विभाजित किया गया, 4 स्कूलों में विभाजित किया गया। अब वो 4 स्कूल हैं वह कौन कौन सी है, चारों स्कूल देखिएगा। अगर नंबर 1 की बात करते हैं, नंबर 1 तो वह आती है आपकी मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अलावा ध्यान रखना एक आती है उसका नाम है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अलावा एक जो आती है उसका नाम है आपका डुंडाड़ स्कूल। डुंडाड़ स्कूल के अलावा चौथी अंतिम आती है उसका नाम है हाड़ौती
स्कूल। तो ध्यान रखना है, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली को कितने भागों में, कितने स्कूलों में विभाजित किया गया? 4 स्कूलों के अंदर क्या किया गया था? विभाजित किया गया। ये चारों स्कूल आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिएगा, प्रत्येक स्कूल थी, उस प्रत्येक स्कूल को और कई शैलियों के अंदर क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। देखिएगा, आपकी जो मेवाड़ स्कूल है, इस मेवाड़ स्कूल के अंदर इन्होंने कौन कौन सी शैलियां रखी? या मेवाड़ स्कूल है, इसको कौन कौन सी शैलियों के अंदर विभाजित किया? तो एक तो इन्होंने रखा था आपकी मेवाड़ शैली। ध्यान रखना, मेवाड़ शैली को एक नाम से और पुकारा जाता है। कौन सी शैली कहते हैं? उदयपुर शैली के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जो शैली इसके अंदर इनके द्वारा जो रखी गई उसका नाम था नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली के अलावा एक जो रखी गई उसका नाम था देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के अलावा एक जो रखी गई उसका नाम था चावंड शैली। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जो रखी गई उसका नाम था बनेड़ा शैली। बनेड़ा आपका प्रेजेंट टाइम में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। इसके अलावा एक जो रखी गई उसका नाम था बागोर शैली। बागोर भी अपना भीलवाड़ा में पड़ता भी। इसके अलावा एक जो रखी गई उसका नाम था सापुरा शैली। सापुरा भी आपका प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक क्या रखी गई? बेंगू शैली। ठीक है, और बेंगू आपका कहां पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। तो देखिएगा, आपके आनंद कुमार स्वामी थे, उनके द्वारा जो मेवाड़ स्कूल है, उस मेवाड़ स्कूल को कौन कौन से शैलियों में विभाजित किया गया? एक तो हो गया मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली को क्या कहते? उदयपुर शैली। एक हो गया आपका नाथद्वारा शैली, एक हो गया आपका देवगढ़ शैली, एक हो गया आपका चावंड शैली, एक हो गया आपका बनेड़ा शैली, और एक क्या हो गया? बागोर शैली, एक शाहपुरा शैली, और एक क्या है? बेंगू शैली। तो ध्यान रखना, ये आपकी कौन सी स्कूल हो गई? मेवाड़ स्कूल हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की, कि मारवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैलियां थी, जिन शैलियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया। तो देखिएगा, एक तो इसके अंदर आ जाती है मुख्य रूप से आपकी कौन सी? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली को ही क्या कहा जाता? आपका मारवाड़ शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ शैली। ठीक है, एक इसके अंदर जो रखा गया था वह रखा गया जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली हो गया। एक रखा गया था बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के अलावा एक रखा गया नागौर शैली। नागौर शैली के अलावा एक जो रखा गया वह रखा गया आपका किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ है, यह आपका कहां पड़ता है? यह अजमेर में पड़ता है। इसके अलावा अगर और बात करें तो ध्यान रखना, एक रखा गया था घाणेराव शैली। घाणेराव प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये कौन सी स्कूल का भाग हो गया? मारवाड़ स्कूल का। जैसे जोधपुर शैली हो गया, जोधपुर शैली को ही क्या कहते हैं? मारवाड़ शैली कहते हैं। जैसलमेर शैली हो गया, बीकानेर शैली हो गया, नागौर शैली हो गया। किशनगढ़ को अच्छे से देख लेना, एक दो बार पूछ लिया गया कि किशनगढ़ शैली है वह कौन सी स्कूल का पार्ट है। तो ध्यान रखना, देखने के अंदर ऐसे लगता है कि किशनगढ़ है वह कौन सी शैली में आना चाहिए? ढूंढाड़ शैली में, लेकिन ढूंढाड़ में नहीं आता, ये किस में आता है? आपका मारवाड़ के अंदर आता है। तो ये होगी आपकी कौन सी शैली? मारवाड़ स्कूल होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपनी दो स्कूल और रह गई, एक ढूंढाड़ रह गई और एक क्या रह गई? हाड़ौती। तो अपन बात कर लेते हैं पहले किसकी? ढूंढाड़ स्कूल की बात करते हैं। नंबर 3 ढूंढाड़ स्कूल। इसमें देखिएगा, इसके अंदर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कौन कौन सी शैलियां थी जिनको क्या किया गया? शामिल किया गया। एक तो इसके अंदर रखा गया था आमेर शैली को।
आमेर शैली के अलावा ध्यान रखना एक रखा गया था जयपुर शैली को। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, जिसका इसका अध्ययन करेंगे तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, एक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक आती है आपकी अलवर शैली। अलवर शैली के अलावा एक जो आती है उसका नाम है शेखावाटी शैली, और एक बताई जाती है वह है आपकी उनियारा शैली। उनियारा टोंक में पड़ता है, तो ये आपकी कौन से स्कूल का पार्ट माना जाता है? ये माना जाता आपका डुंडाट स्कूल का पार्ट। इसके अलावा देखो एक आपका क्या रह गया, हाड़ौती स्कूल। अगर ध्यान रखना हाड़ौती स्कूल है, इस हाड़ौती स्कूल की अगर आप बात करते हो तो वैसे हाड़ौती की बात करते हैं तो हाड़ौती में आपका कोटा आता है, बूंदी आता है, झालावाड़ आता है और बारा आता है। लेकिन शैलियों की बात करते हैं, चित्रकला शैली की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 12 काउंट नहीं किया जाता, तो उसके अंदर केवल कितने आते हैं? उसके अंदर 3 ही आती है। एक तो आती है आपकी कौन सी शैली? बूंदी शैली आती है। इसके अलावा एक आपकी क्या आती है? कोटा शैली आती है, और एक आपकी कौन सी आती है? झालावाड़ शैली आती है। तो ध्यान रखना ये 3 शैलियां हैं, ये 3 शैलियां आपकी किस में रखी गई है? हाड़ौती में। अब देखिएगा मैं आपको बार बार 3-4 शब्द बता के गया हूं। यहां स्कूल बता दिया, यहां स्कूल बता दिया, मारवाड़ स्कूल बता दिया, मेवाड़ स्कूल बता दिया, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं आपकी बूंदी शैली है, आपकी कौन सी शैली है? कोटा शैली है, आपकी कौन सी शैली है? झालावाड़ शैली, इधर उनियारा शैली है, अलवर शैली है, जयपुर शैली है। कहने का मतलब शैली इधर भी है, शैली इधर भी है, शैली इधर भी है, शैली इधर भी है। मींस मतलब ये है कि आपका इधर स्कूल का अर्थ क्या है और आपका शैली का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना स्कूल का अर्थ है यहां पे भाग, पार्ट, क्या है? पार्ट है। और ध्यान रखना ये जो शैली है, शैली का जो अर्थ होता है वो होता है तरीका होता है, ढंग होता है, रीति होता है, प्रकार होता है, टाइप होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोटा शैली के जो चित्रकार थे उनका चित्र बनाने का जो तरीका था, शैली थी, ठीक है, प्रकार था, वह अलग था। इसी प्रकार से आपके जयपुर शैली के चित्रकार थे, उनका चित्र बनाने का तरीका, ढंग, शैली कुछ और था। तो शैली का मतलब है क्या? तरीका हो सकता है, ढंग हो सकता है, रीति हो सकता है, प्रकार हो सकता है, टाइप हो सकता है। स्कूल है, स्कूल का मतलब होता है वह क्या होता है? पार्ट होता है, या कह सकते हैं कि क्या होता है? भाग होता है। तो इस प्रकार से अपने आनंद कुमार स्वामी थे, उन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला शैली को कितने स्कूल्स में बांटा गया? 4 स्कूल में बांटा गया। और ध्यान रखना इन शैलियों के अंदर